हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि रेलवे की परीक्षाएं काफ़ी समय से चल रही हैं, जिसमें से लोको पायलट की और जो है आरआरबी जेई की परीक्षाएं, इनकी प्रारंभिक स्टेज की परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। स्टेज फर्स्ट की आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्जाम अभी होने वाले हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ये भी परीक्षाएं हो चुकी है। रेलवे की कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, कुछ परीक्षाएं में आयोजित होनी। रेलवे की समस्त तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए और लाभान्वित होइए। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। निश्चित ही आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में महीनों से लगे होंगे, या फिर आप ऐसे टीचर संस्थान से जुड़ना चाह रहे होंगे जिसकी सहायता से आप अपना कीमती समय बचा सकें और बहुत ही कम समय में सटीक तैयारी कर सकें और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जहां एक तरफ विद्यार्थी जीवन में स्वर्णिम भविष्य की रचना हो रही होती है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी जीवन कितना तनावपूर्ण होता चला जाता है, जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है लोगों द्वारा। पर वास्तविकता में तो विद्यार्थी ही जीते हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे विद्यार्थी जीवन के करियर को प्रभावित करती हैं। इसमें कोई कहने की दोहराए नहीं है कि किस तरह से विद्यार्थी जीवन प्रभावित होता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमें स्ट्रेटजी पे चर्चा करना चाहिए था, लेकिन हम आपके सामने दो लाइन का एक कोट प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि ना, मेक क्लियर गोल इन माइंड बिफोर टेकिंग द एक्शन। इफ अ पर्सन हु टेक्स राइट डिसीजन एट राइट टाइम, देन ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज वॉन द 50% रेस बिफोर स्टार्टिंग द रेस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में, अपने मन में लक्ष्य को क्लियर कर ले, एकदम पूरी तरह से दिमाग में बना ले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उस पे ही अगर कंटिन्यू चला जा रहा है, काम कर रहा है उस पे, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने सफलता की आधी सीढ़ियां चढ़ गया है। वो मतलब आधी सफलता अर्जित कर ली है उसने। कहते हैं कि ना, उड़ती पतंग तो सभी को दिखाई देती है, पर उससे जुड़े धागे में तनाव एवं उसमें लगी गांठें किसी को नहीं दिखाई देती है। विद्यार्थी जीवन को बस इसी तरह समझिए आप सभी लोग, क्योंकि पतंग जो दिखाई पड़ती है आसमान में, वो एक तरह से आप समझ सकते हो सफलता है वो। और पतंग जिस धागे से जुड़ी है, उस धागे में कितना तनाव है और उसमें गांठें कितनी हैं। तो पतंग से जुड़े धागे में तनाव और गांठें, उसका क्या है? वर्क हार्ड है। वो वर्क हार्ड किसी को नहीं दिखता है, बहुत कम को दिखाई पड़ता है। और सबसे पहले कोई समझेगा तो आपके माता पिता समझेंगे। चीज परीक्षा में सफल होने के लिए हमें यह तो पता होता है कि मतलब क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, इस प्रकार की समझ हमें कब आएगी? या तो आपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को एनालिसिस किया हो, उसका विश्लेषण किया हो, या फिर क्या किया हो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो, बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया हो बुक्स से या अदर प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से वगैरह वगैरह। इसलिए हमने और हमारी टीम ने विगत वर्षों में हो चुकी रेलवे, यूपीपीएससी, यूपीपी आदि परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्रों एवं आगामी सभी परीक्षाओं के वर्तमान पैटर्न एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एकदम सटीक एवं अचूक रणनीति तैयार की है, जिससे आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को उड़ान दे सकें। बस इतना ही कहना है। बाकी और रेलवे के बारे में हमने सभी एग्जाम को एनालिसिस करते हुए उसके सिलेबस को और उसकी स्ट्रेटजी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे के समस्त पाठ्यक्रम एवं इसकी रणनीति को आपसे साझा किया है। इससे आप जुड़िए। इस रणनीति को और इस पूरे विश्लेषण को हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। पहले भाग में तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को पूरी तरह से समझेंगे। इसमें कितने स्टेजेस हैं, कितने पेपर होने हैं, क्या क्या विषय पूछे जा रहे हैं, कितने कितने नंबर पूछे जा रहे हैं, ये चीजें हम लोग जो है पहले पार्ट में देखेंगे। इसके बाद में संपूर्ण सिलेबस को हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विगत वर्षों में हो चुके पेपरों को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से लगभग 20 दिनों में, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, 20 दिनों में हमने संपूर्ण सिलेबस को टू द पॉइंट अच्छे से विश्लेषण करते हुए पूरा स्ट्रेटजी के साथ पूरा कराने का निर्णय लिया है। और इसके लिए हमारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जिस आज के बाद एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें आप संपूर्ण सिलेबस देखेंगे 20 दिनों में, पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे, इसी क्रमबद्ध तरीके से 20 दिनों में हम संपूर्ण सिलेबस को कैसे कवर करते हैं। हालांकि आप लोग ये भी सोच सकते होंगे कि इतना वाइड सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सभी विषय
तो एनटीपीसी के पेपर में पूछे जाते हैं रेलवे के। तीनों पोर्शन 20 दिनों में कैसे कंप्लीट करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम पे आप छोड़ दीजिए। विश्वास के साथ जुड़ जाइए और अपनी जो है सपनों को नई ऊंचाई देने के लिए जुड़ जाइए। बस यही कहना चाहेंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस, 3 सब्जेक्ट आपके ज्यादा रोल इसमें ज्यादा इनका महत्व हो जाता है इन परीक्षाओं में, रेलवे खासकर परीक्षाओं में। और इसके अलावा यूपीपीएससी की एग्जाम भी नजदीक है, आरओ। हालांकि एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्ट्रेटजी के साथ कुछ ऐसे कंटेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा कम से कम तो नहीं 10-20% हम उसे कुछ लाभान्वित हो सके कम से कम समय में। और लक अगर अच्छा हुआ तो हो सकता है कि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो जाए इससे। इसका भी हमारा काम चल रहा है इस पे, और उससे भी आप जुड़िए और निश्चित ही आप फायदा उठाएंगे। आप ये समझ लीजिए आपने सालों साल पढ़ाई की होगी, जितना आप लाभान्वित वहां से नहीं हो पाए होंगे, तो आप कम से कम समय में 20 से 25 दिन में आप देखेंगे एकदम रिवॉल्यूशन आ गया है। तो आप बस विश्वास के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और आपके जितने भी चाहने वाले हैं सभी के साथ शेयर कीजिए। और बस यही कहना चाहेंगे आपसे। और चलते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ। और पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि आपको कुछ सोचना नहीं है, बस जितना एक तरह से हमने खीर बना दी है, पूरी तरह से खीर बना दी है और आपको परोसते चले जा रहे हैं, आप चट कर जाइए। बस इतना समझिए। आपको स्ट्रेटजी दुनिया भर का कोई काम नहीं करना ताम झाम कि सोचना है स्ट्रेटजी क्या बने, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। हमने आपको वही दिया है, वही देने का प्रयास करेंगे इसमें, जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इसको फॉलो कीजिए। और हमने वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए पेश किया है। इससे पहले हमने कई जगह ऑफलाइन सर्विस दी है। ऑफलाइन सर्विस में रिजल्ट अच्छा प्राप्त हुआ और लोगों का फीडबैक अच्छा है, तो हमने सोचा है काश अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सर्विस को पहुंचाया जाए, अपनी स्पेशलिटी को और अपने इस नॉलेज को शेयर किया जाए और आप भी इससे लाभान्वित होइए। और वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी पर। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे पीपीटी में हमने इसमें मेंशन कर रखा है जो है कुछ एग्जाम ऐसे हैं कि जो 25 में वैकेंसी आ गई है, 2025 में रिजल्ट इसका आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा और 2026 में हो सकता है ज्वाइनिंग हो पाए कुछ एग्जाम की। और कुछ जो है पेपर आपके अभी वैकेंसी आने वाली भी हैं 2025 में, और जैसे कि आपके आरबीजेई की भी प्रस्तावित है नए कैलेंडर के अनुसार। और एनटीपीसी के तो अभी पिछले वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो आप समझ लीजिए नए कैलेंडर के अनुसार जो भी वैकेंसी आपकी आएंगी वो सभी के सभी और सभी का सभी पूरा का पूरा सिलेबस, उनका संबंधित जो भी सिलेबस होगा वो आपको पूरा कराया जाएगा। जब भी जो भी आगामी समय में अग्रिम समय में परीक्षाएं आयोजित होंगी उनसे पहले आप सभी लोगों का ये सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। अभी तो प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज का अभी तो प्रावधान इसमें हमारी टीम आयोजित नहीं कर पाई है, अभी तो नहीं है टेस्ट सीरीज का कोई, लेकिन हम इसमें पूरा प्रयासरत हैं। हो सकता है कि आपको महीने 2 महीने के अंदर टेस्ट सीरीज की भी फैसिलिटी अवेल करवा देंगे। और आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपसे हम कोई ज्यादा चार्ज या कुछ करने वाले हैं। अभी से मान के लिए पूरा साल मैक्सिमम समय तक मैक्सिमम चीजें आपको फ्री में ही मिलेंगी। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि थर्ड क्वालिटी का एकदम बेकार चीजें होंगी जिससे आप सिर्फ उसका समय बर्बाद होगा, आपको इससे लाभ नहीं होगा। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ हम बिना पेमेंट किए ही काफी अच्छा कंटेंट पा रहे हैं और इससे सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। आप खुद ही इससे अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है। बाकी अब जो है इसके आगे जैसे कि हमारा और हमारी टीम का कठिन परिश्रम और साथ समर्पण, आत्मविश्वास निश्चित ही आपके माता पिता के सपनों को साकार करेगा। ऐसा हम पहले ही आपको बता चुके हैं। परीक्षाओं में क्या है कि 20 से 25 दिन शेष बचे हैं। इसमें 20 से 25 दिन तो मतलब मान चलो आपका अभी आरआरबी लोको पायलट का 20 से 25 दिन बचे हैं। आज से 20 से 25 दिन ही मुश्किल से बचे हैं, क्योंकि 20 मार्च के आसपास आपका ये पेपर होने वाला है। और भी परीक्षाओं की डेट आ चुकी है, रिजल्ट भले ही नहीं आया था, अब तो रिजल्ट भी लगभग आ चुका है। जिसमें आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी लोको पायलट, आरआरबी जेई टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का अभी फॉर्म भरे जा रहे थे, फॉर्म फिल किए जा रहे थे और उनका फॉर्म भरने का समय लगभग बीत चुका है। फीस करने की अंतिम तिथि शायद अभी 2-4 दिन और भी है। जिन लोगों ने फीस पेमेंट नहीं की है आरआरबी ग्रुप डी में, वो सभी लोग पेमेंट कर दें, क्योंकि क्या है पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आज सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए हमने विशेष सटीक रणनीति तैयार की है, जिसमें आप सभी लोग कम से कम समय में संपूर्ण तैयारी कर सकेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। सटीक तैयारी की रणनीति हेतु परीक्षा वार पाठ्यक्रम
ठीक है, इसका पाठ्यक्रम भी हमने जो है आपके समझ रखा है। और इस पाठ्यक्रम में आप क्या देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 इसका अभी फॉर्म भरे गए हैं और इसका एग्जाम भी मान के लिए इसी बार तो होने की पूरी संभावना है, हो ही जाएगा लगभग, क्योंकि जितने भी एग्जाम 2024 में हुए थे उनकी एग्जाम, उनके परीक्षाएं लगभग प्री स्टेज की समाप्त होने वाली है। और एनटीपीसी और क्या कहते हैं, यहाँ एनटीपीसी की ही परीक्षाएं बची हैं, आरआरबी एनटीपीसी की, तो वो भी हो ही जाएंगी। और जिससे गृह स्टेज फर्स्ट में आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम अपने फॉर्म फिल किया है, आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप लोगों की तैयारी कैसे हो पाएगी। हालांकि जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, जिन लोगों ने तैयारी इसी बार शुरू की है या अभी से पहला फॉर्म भरा है जिंदगी का, तो वो लोग तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि क्या है, आरआरबी ग्रुप डी कोई इतना बहुत बड़ा मतलब डरने की चीज नहीं है कि इसमें क्या आएगा कैसे पढ़ेंगे, क्या दिक्कतें होंगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा को आप ऐसे हंसते खेलते पास करेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम रेलवे में जो है जॉब करेंगे। ये सपना आपका बहुत दूर नहीं है, ये भी बहुत शीघ्र ही आप अचीव करने वाले हैं। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस देखते हैं कैसा है, और उसके बाद में सिलेबस जो है स्टेज फर्स्ट में सीबीटी मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड, एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा इसमें। इसका सेंटर जाएगा, आप पेपर देने जाएंगे आपके जिले के आसपास ही। एक जिले के बाद सपोज अगर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं तो आपको सीतापुर तो नहीं, लखनऊ या बरेली मिल जाएगा। अगर आप बरेली के रहने वाले हैं तो आपको हो सकता है कि बरेली के आसपास क्या है, दिल्ली पहुंच सकते हैं आप, दिल्ली आपका सेंटर पहुंच सकता है मोस्टली, या नोएडा कहीं आसपास। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आपका सुल्तानपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर में सेंटर शायद नहीं बनते हैं, प्रयागराज के आसपास कहीं सेंटर मिल सकता है आपको। तो कहने का मतलब एक जिले के बाद लगभग 80-90 किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाता है सेंटर प्राइमरी स्टेज के पेपर, प्री स्टेज में, स्टेज फर्स्ट में। और मेंस के लिए आप तैयार रहिए, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया हो सकता है वही सेंटर जाए आपका। तो जब आपको जो भी करनी है तो आप एक बार आप हो भी आएंगे वहां तो क्या बुराई है, क्योंकि क्या है कि आपको जो भी वहां करना है अपने अपने स्वेच्छा से फॉर्म भरा है वहां के लिए। तो टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा ग्रुप डी की परीक्षा में? टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का। कितना समय रहेगा? 90 मिनट। 90 मिनट का समय रहेगा नॉर्मली। बाकी जो हमारे भाई बंधु हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, जिनको मतलब कोई मतलब कहने का मतलब किसी तरह से सक्षम नहीं है लिख पाने में, देख पाने में, उनके लिए, ये चल पाने में, विकलांगता कह सकते हो हिंदी में, ठीक है, उन लोगों के लिए। बाकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3 रहेगी। मतलब 3 क्वेश्चन जब गलत हो जाएंगे आपके तो एक क्वेश्चन आपसे 3 नंबर जब आप प्राप्त कर लेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन उसके बाद गलत हो गया, सही वाले में से एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का खेल रहता है, इस पे आपको ध्यान देंगे जब तैयारी करेंगे। तो आप ऐसे पहले ही समझ लीजिए क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। इसके अलावा पाठ्यक्रम इसका क्या क्या है? पाठ्यक्रम ये सामान्य जागरूकता एवं करंट अफेयर। सामान्य जागरूकता में क्या क्या है कि जैसे कि आपका संविधान से क्वेश्चन एक आध पूछ लेता है, एक आध को 2-4 क्वेश्चन जो है आपके इतिहास से पूछ लेता है परीक्षाओं में, और बाकी इकोनॉमिक का कुछ चैप्टर 1-2 है उनसे पूछ लेता है, और बाकी करंट अफेयर इसमें अधिकतर आता है। अधिकतर क्वेश्चन किसका रहता है? करंट अफेयर का। ये कुल मिला के ओवरऑल 20 नंबर का क्वेश्चन सामान्य जागरूकता एवं करंट अफेयर 20 नंबर का पूछा जाता है ऑन एवरेज, औसतन। कई बार क्या है कि ये 20 नंबर से कम भी रहता है, 20 नंबर के आसपास रहता है। और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है पोर्शन ये आता है 30 नंबर का। इसमें 30 नंबर का रहता है। गणित का मतलब मैथमेटिक्स का 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें सभी टॉपिक रहेंगे, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या, मेंसुरेशन, ठीक है, DI ये भी रहता है, और पाइप एंड सिस्टम, टाइम वर्क मतलब कार्य और समय, इसी प्रकार के सभी चैप्टर हैं। वो आप हम लोग देखेंगे विस्तार से, तो इसे कवर कर लेंगे, कवर करेंगे एक अच्छे से। टेस्ट सीरीज भी देखेंगे, सब चीज देखेंगे। गणित का कितना रहता है? पहले आपने देख ही लिया है। सामान्य विज्ञान इसमें बहुत डिसाइडिंग रहता है। 25 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान जो आते हैं, वो पहले का ट्रेंड था कि स्टैटिक मतलब स्पीडी टाइप की बुक आती थी ना, पहले स्पीडी बुक पढ़ ली आपने या कोई मतलब 1 लाइनर वाली, तो आप एग्जाम क्लियर कर देते थे। लेकिन अब ये पूरी तरह से ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड इस तरह से चेंज हुआ है कि जैसे आपकी बुक्स आ रही है हाई स्कूल की, जो NCERT से अभी का ट्रेंड क्या रहा है कि बुक डिक्टो क्वेश्चन उठा के रख दिए गए वहां से। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन से आप 2-4 क्वेश्चन तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है, आप 25 में से 25 नंबर अटेम्प्ट करना चाहें, 25 नंबर गेन भी करना चाहें, तो ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। और अगर आपने टू द पॉइंट जिस तरह से हमारी टीम और हम लोग पूरा मिलकर आपको तैयारी कराएंगे, तो आप इसमें समझ लीजिए कि 25 नंबर में अगर 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो
हम ये नहीं गारंटी ले रहे कि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ये मान लीजिए 95-99% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी जितना पढ़ाया उसे रिवाइज भी कर लिया तो आप समझ लीजिए 25 में से आप 22 क्वेश्चन 22 से 24 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आएंगे। हो सकता है आपके 22 से 24 अटेम्प्ट करें और 22 से 24 सही भी हो जाए, पूरे सही हो जाएंगे। मतलब ये सत्य है। इससे पहले भी हम लोगों ने चेक किया है कई परीक्षाओं में, कुछ बच्चों ने जुड़ के तैयारी की है हमारे संस्थान से ऑफलाइन में, तो वहाँ पे उन लोगों का जो रिजल्ट है, जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे उन लोगों को, तो उन लोगों ने भी फीडबैक यही दिया है कि सर बहुत अच्छा पेपर गया मेरा, क्योंकि हमने 25 नंबर का जो साइंस का पोर्शन में प्रोवाइड किया था, रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का जो भी रिस्पेक्टिव नंबर उनके हैं, तो उसमें हम काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं और कुछ लोग उसमें जॉब भी कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन के लिए अभी पहला वीडियो है और ये पहला इंट्रो है, हमारा पहला वीडियो है, पहला ही इंट्रो है, इसमें आप समझिए अच्छे से। और अच्छा, स्टेज फर्स्ट का जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, स्टेज टू इसमें कोई पेपर नहीं होने वाला है। ये आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें कितने मतलब प्री स्टेज में कितने नंबर लाने होंगे, कितने नंबर पे पास होंगे। वहाँ की इस चीज को हम अभी आप ये समझ लीजिए, क्लियर नहीं है कि आप कितने नंबर लाओगे, पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी अनुमानित समझ लीजिए आप कितने पे आप क्वालिफाई कर जाओगे पेपर पहला वाला स्टेज फर्स्ट। तो आप अगर SC ST OBC SC ST से अगर हैं SC ST तो आप समझ लीजिए आपके अगर 60 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100 तो आप समझ लीजिए किसी भी जोन में रहें आपके क्वालिफाई होने के चांस 95% हो जाएंगे। 95% तक आप मान के लो पास हो गए हैं। 60% में लगभग सभी 60% नंबर लाने में आप सभी जोन में क्वालिफाई कर जाएंगे। 60% नंबर इसमें बराबरी बैठ रहा है, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन 1 नंबर का है और 100 क्वेश्चन है, 100% होता है, इसीलिए 60% या 60 नंबर आप ग्रुप डी में लाते हैं तो SC ST वाले हम भी सभी जोन में क्वालिफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। उसके बाद CBT 2 होगा, उसके लिए तो हम क्या है बस 35 किलो वजन उठाना है आपको। अच्छा, OBC वाला मामला है, OBC के लिए इसी में 2-4 नंबर ऐड कर लीजिए, ठीक है। 64 नंबर के आसपास 64-65 नंबर के आसपास ले आते हैं तो इसमें भी आपका भी मामला पार हो जाएगा, सब पास हो जाएंगे आप लोग भी। कई बार कई ऐसे भी जोन है ना जिसमें आप 55 नंबर पे भी क्वालिफाई करेंगे। हालांकि आप पास तो हो सकते हैं, आप तो 50 नंबर के आसपास अगर लाते हैं ना तो आप पास होने की पूरी संभावना है, लेकिन क्या है तैयारी हम लोग ऐसी करें जिसमें पछतावा ना हो, इसीलिए। और जनरल का भी इसी में देख लीजिए आप, जनरल कैटेगरी के जो भी भाई बंधु हैं हमारे, और वो भी इसी के आसपास लाएं। 65 नंबर के आसपास अगर आप लाते हैं, 65 से 68 के आसपास, तो आप किसी भी जोन में रहे आप क्वालिफाई कर जाएंगे ग्रुप डी का फर्स्ट स्टेज का पेपर। इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, आप समझ लीजिए इतने नंबर लाते हैं तो आप निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे कम में तो आप चांस है कि आप 55 के आसपास नंबर लाते हैं तो क्वालिफाई होने की संभावना है सभी जोन में। वो जोन में जिससे भी नीचे चली जाती है कट ऑफ। तो कट ऑफ के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए नया वीडियो लाएंगे। हमने ऐसे ही ओवरव्यू दे दिया है, मोटा आइडिया, बाकी आप लोग इसे आइडिया लगा लेंगे। अच्छा, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे शारीरिक दक्षता परीक्षण की, शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात कर रहे थे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में क्या होता है कि एक बार में 35 किलो वजन, जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे, तो एक बार में 35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट की समय सीमा में 100 मीटर, कितना चलना होगा आपको 100 मीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, ठीक है, बिना रुके। अगर एक बार मैंने 35 किलो वजन उठा लिया और 35 किलो वजन अपने ऊपर ले लिया हाथों में या कंधे पे, उसके बाद आपको वजन जमीन में नहीं रखना है, एक ही बार में लेके 100 मीटर दूरी 2 मिनट में तय करनी रहेगी। अगर नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और 35 जैसे ही 100 मीटर दूरी आपने 2 मिनट में तय की, उसके बाद तुरंत बाद कुछ ही समय के बाद मान चलो तो आपको 1000 मीटर की दूरी, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकेंड की समय सीमा में पूरी करनी पड़ेगी। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि इसमें 35 किलो वजन ऊपर रहेगा और 1 किलोमीटर में दौड़ना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं। 35 किलो वजन बस यही पे आपको 2 मिनट में 100 मीटर सिर्फ चलना पड़ेगा। उसके बाद बिना वजन के आपको दौड़ना पड़ेगा, या आप दौड़ के पहुंच पाए या फिर चल के किसी तरह से भी 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में कवर करना होगा। इससे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे आप लोग, तभी आप 4 मिनट 15 सेकेंड में उसके समय अंतराल में पूरा कर पाएंगे। अगर आपने ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए,
ये दोनों प्रारंभिक परीक्षा के बाद में, तो आप समझ लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में है। कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। जितने भी देहात गांव में या जितने भी मतलब समझ लीजिए गांव समाज से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग ये सब करने में सक्षम पहले से ही है। बाकी हम ये नहीं कह रहे शहर में रहने वाले नहीं कर पाएंगे, शहर में करने वाले भी सब कर रहे जाते हैं, क्योंकि छोटा मोटा काम 10-20 किलो और 25-30 किलो वजन तो सभी लोग उठा सकते हैं 18, 20, 22, 25 साल की उम्र में आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और महिलाओं के लिए इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से छूट दे रखी है, तो उसका लाभ उठाइए। इसमें क्या है, 35 किलो वजन है ही नहीं, 20 किलो वजन है, और जो कि होना भी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 20 किलो को मतलब थोड़ा छूट दे रखी है। 20 किलो वजन उठाकर कितने समय में कवर करना है? 2 मिनट की समय सीमा में 1000 मीटर। 20 किलो वजन उठाकर 2 मिनट की समय सीमा में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। इसके तुरंत बाद क्या होगा कि 1000 मीटर की दूरी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकंड में, मतलब क्या है, पुरुषों को 4 मिनट 15 सेकंड मिले थे, इनको 5 मिनट 40 सेकंड मिले हैं। इतने समय में आपको पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी। इतनी दूरी तय कर लेंगे, बस फिजिकल टेस्ट होगा, बस इतना ही टेस्ट है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और कुछ इसमें पोस्ट ऐसी भी है जिसमें आई विजन का टेस्ट होता है, जैसे आंख के लिए आंख का टेस्ट होता है, तो उसके लिए वो बात की प्रक्रिया है। अगर यहाँ तक क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप निश्चित मानिए कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल ही जाएगी। इसके बाद में जो सिलेबस था ये कैसे कवर होगा, ये हमारा स्ट्रेटजी के दूसरे भाग में लाने जा रहे हैं। उसमें देखिए सभी पूरा सिलेबस 20-25 दिनों के अंदर हर दिन पर हम कैसे कवर करेंगे, उसको भी हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में, जिसकी हल्का सा आइडिया मोटा लेना चाह रहे हैं तो देख लीजिए। हाँ, आरआरबी ग्रुप डी वाले भाई बंधु हमारे देखें क्या है कि पहली बार फॉर्म भरे होंगे, तो उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए ये है पहला दिन। सपोज हमने पहले दिन का स्ट्रेटजी बना रखी है आपके सामने। पहले दिन हमने लिया है, पहले दिन में भौतिक विज्ञान। इसके बाद में क्या है, मुख्य राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ये सभी चीजें देखेंगे। फिर क्या है, इसके बारे में राशियों के बारे में पूरा देखा हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद में क्या है कि समस्त राशियों का मापन, मात्रक, मापन, ये सब चीजें हो गई। मापन यंत्र, भौतिक राशियां, रसायन विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान बाद में रसायन विज्ञान। ये पहले दिन पे ही चल रहा है आपका सब। हमने भौतिक विज्ञान देख ली, रसायन विज्ञान देख ली, फिर देखिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पूरा सिलेबस हमने इस तरह से कवर करने का प्रयास किया है। सामान्य बुद्धि परीक्षण देखिए हमने किस तरह से सबसे पहले क्या है, पहले दिन में अनालॉगी ले लिया है। सादृश्यता अनालॉगी इसे बोलते हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पहले दिन पे ही कवर किया जाएगा। सबसे पहले क्या है कि विज्ञान कवर हुई, उसके बाद में क्या है आपका जो है रीजनिंग कवर हो रही है, फिर उसके बाद में मैथ, फिर इसके बाद क्या है देखिए भूगोल, राज व्यवस्था, इतिहास। आप कहेंगे ग्रुप डी वाले कहेंगे ये सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये सब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसका बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कुछ टॉपिक इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं 1-2 नंबर के। आप वो ग्रुप डी वाले अगर आपने रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस अच्छे से कवर कर लिए तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे। अगर आपने भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास ये विषय नहीं भी कवर किए तब भी आप लोग ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आपको अच्छी से करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ अच्छा होगा। क्योंकि क्या है 5, 7, 10 नंबर तक का करंट अफेयर पूछ लिया जाता है और 10 से 12 नंबर तक का ही पूछ लिया जाता है, लेकिन 1-2 नंबर का इससे आता है। तो बेसिक कभी न कभी आपने हाई स्कूल पास किया है तो निश्चित ही आपने आगे भी पढ़ाई की होगी, इंटर या BA BSc कुछ कर रखा हो आपने, और तो कहीं न कहीं आपने भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास के बारे में कभी पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो आइडिया होगा। अगर इसे आप स्किप भी कर देंगे, आप बिल्कुल छोड़ देंगे, तब भी आप इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो 2-4 नंबर और भी ज्यादा आपके स्कोर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, समय के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। अगर समय अच्छा है तो आप इसे भी देखेंगे। GS है, GS का पोर्शन काफी अच्छा है, 50 नंबर का है वहाँ पे GS का पोर्शन। इसी प्रकार देखो डे 2 का देखो हमने पूरा जो है बना रखा है। पूरे दिन पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखिए रीजनिंग है, इसके बाद गणित है। ठीक, फिर तीसरा दिन इसी प्रकार हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कैसे पढ़ेंगे। चौथे दिन में वही सब्जेक्ट, जिस तरह से जो सब्जेक्ट हमने पहले दिन पे पढ़े थे वही सभी के सभी सब्जेक्ट हम लोग हर दिन पढ़ेंगे और आप हर दिन उसका नोट्स बनाएंगे और समय जब बचेगा आपके पास उसको रिवीजन भी करेंगे आप लोग। चौथा दिन हो गया। इसी प्रकार देखिए पांचवें दिन पे वही सभी के सभी सब्जेक्ट उसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सपोज एक टॉपिक आपका पढ़ गया भौतिक विज्ञान का, तो उसके आगे वाला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। और बायोलॉजी का पहले टॉपिक पढ़ गया तो उसके आगे वाला टॉपिक सिलेबस के अनुसार फिर
अगले दिन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, ठीक है, 6ठा दिन का हो गया, फिर 7वें दिन का, 8वां दिन, ठीक है। ये सभी हम लोग टॉपिक दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। पिछले वर्ष के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उनकी पूरी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी की गई है, और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय विभाग में, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, जैसे कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, तो एनटीए अधिकतर एग्जाम अभी तक रिसेंट एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं। अदर स्टेट में कुछ अदर एजेंसियां भी हैं जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, अदर एग्जाम्स के, अदर डिपार्टमेंट के, सभी का हम लोगों ने निचोड़ रखा है आपके समक्ष। अच्छा, मेन फोकस हमारा जो है वो रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं। तो रेलवे के विगत वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं उनका बहुत अच्छे से पूरी क्रीम निकाल ली गई है, और क्रीम निकाल कर पूरा एनालिसिस की गई है अच्छे से कि क्या चीजें आ सकती हैं और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, और क्या क्या चीजें अभी तक पूछी गई है। पूरा सिलेबस, पूरा पॉइंट आपको कवर कराया गया है, जिसमें आप पढ़ने के बाद आप बिल्कुल समझ लीजिए ना, पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंट, आपका आत्मविश्वास एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। आप समझेंगे क्या हमने कहीं मतलब गुरुजी आप कहाँ थे अभी तक आपके मन में ऐसा होगा। हम अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहे हैं अभी शुरू में, लेकिन आप समझ लीजिए आपके मन में एक बार जरूर विचार आएंगे कि सर इससे पहले अगर आप जुड़ते तो शायद ज्यादा लाभान्वित हो पाते इससे। हम बस आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि कैसे हमने स्ट्रेटजी तैयार की है। बाकी तो आप पढ़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ कुछ हमने अचीव किया है। 9वां दिन देखिए इस तरह से, 9वें दिन पे देखो क्या हो रहा है, फिर देखिए आगे 10वां दिन, 11वां दिन, ठीक, 12वां दिन, सब चीजें चल रही है। जो मेरे सब्जेक्ट होते जाएंगे उनका हम लोग क्या करेंगे अगले दिन पे, जिसका 12-13 दिन तक कोई भी चला, 15-20 दिन तक, उसके बाद कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया सिलेबस के हिसाब से, तो जो आगे क्लासेस चलेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग रिविजन कर लेंगे, रिविजन करेंगे और बार रिविजन करेंगे, या कोई मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार डिस्कस कर लेंगे, या कुछ और स्ट्रेटजी रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे उसी समय पे। 13वां दिन, ठीक है, उसके बाद देखिए 15वां दिन, 14 दिन बीच में आया, 14, 15, 16, 17, ठीक है, देख रहे हैं 18वां दिन, और इसी बीच में 18वें दिन तक पहुंचते पहुंचते हमारे सभी सिलेबस, जितना भी सिलेबस हमारा है उसमें अधिकतम पोर्शन कवर हो चुका होगा। तो उसके लास्ट में क्या करेंगे, समय बचा तो हम लोग कंप्यूटर को भी देख लेंगे। कंप्यूटर का हमने स्ट्रेटजी में नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, किसी भी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लोको पायलट की सेकेंड स्टेज की जो एग्जाम है इसमें कंप्यूटर से 2, 4, 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। एनटीपीसी में भी आते हैं, वो जीएस में ही इंक्लूड हो जाता है, जीएस में ही काउंट हो जाता है कई बार इन परीक्षाओं में, ठीक है। इस तरह का आरआरबी ग्रुप डी वालों ने सही से समझा होगा कि हाँ क्या है। बाकी एनटीपीसी और अदर एग्जाम जो है हमारे जेई और लोको पायलट, इन सभी के लिए सिलेबस थोड़ा सा बारीकी से अंतर है इसमें सिलेबस में। एनटीपीसी का तो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी ये विषय महत्व रखते हैं ज्यादा, करंट अफेयर भी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोगों ने क्या है, ग्रुप डी का स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। हाँ, एनटीपीसी का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी इसकी भी डेट, इसकी तारीख जो है वो प्रस्तावित है। हो सकता है जल्दी से जल्दी ये भी एग्जाम हो जाए, क्योंकि इसकी डेट संभावित है और इसकी सूचना आपको जल्द से जल्द सरकारी वेबसाइट पर मिली जाएगी, इसके ऑफिशियल साइट पर। आप देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितना कितना क्या वेटेज रहता है, वो भी देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या है आपका, स्टेज फर्स्ट में आपका वही जो है टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का रहने वाला है, जैसा कि आप पिछले कुछ परीक्षाओं में देख चुके हैं। कुछ एग्जाम में 90 मिनट का 1/3 की निगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो है 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें। इसके बाद इसका पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम ग्रुप डी से और आरआरबी जेई और लोको पायलट से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी तो जीएस का पोर्शन थोड़ा सा इसका अलग है, और सभी सिलेबस लगभग कॉमन है, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो सभी एग्जाम में रेलवे की एक जैसी लगभग आती है, थोड़ा सा स्तर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सामान्य जागरूकता क्या है, सामान्य जागरूकता में 40 प्रश्न पूछेंगे 40 नंबर के। सामान्य जागरूकता में क्या कौन कौन से विषय आ जाएंगे, सामान्य जागरूकता में आप पढ़ेंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और करंट अफेयर, सभी विषय आपको सही से देखने पड़ेंगे, क्योंकि क्या प्रारंभिक परीक्षा में 40 प्रश्न आ रहे हैं सामान्य जागरूकता के, लेकिन इसके स्टेज 2 में 50 प्रश्न आएंगे सामान्य जागरूकता के। तो अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य जागरूकता का सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, कहने मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लिया,
अच्छे से तैयार कर लिया, नोट्स बना लिए प्रारंभिक स्टेज में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मेंस का एग्जाम होगा तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि उसमें कितने नंबर का वेटेज है, हमने भी आपको बताया था 50 नंबर का, यही पोर्शन 50 नंबर का आएगा वहाँ पे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है एनटीपीसी में। इसके बाद दूसरा इसका विषय है रीजनिंग का। रीजनिंग में आएगा भाई 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। इसके बाद तीसरा आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, जो कि 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर में, और आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए और या किसी भी विषय के लिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की या निराश होने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि समय तो कम है अभी, क्योंकि है कि परीक्षाएं कुछ ही समय में आयोजित होने वाली हैं। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं इस सब चीज के लिए। जो भी समय बचा है रेलवे के लिए, रेलवे का, एनटीपीसी या अदर एग्जाम का, उसमें हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, और हमारी टीम इसी हिसाब से वर्क कर रही है कि आप लोगों को एग्जाम से पहले बहुत ही कम समय में सिलेबस तो पूरा कराएं और इसका रिवीजन भी करा दें। एग्जाम देने जाए, एग्जाम हॉल में बैठे, तो आपको इसका काफी बहुत अच्छा बेनिफिट मिले आपको। जब प्री का एग्जाम आप दे देंगे, इसका रिजल्ट आएगा, जितनी वैकेंसी है वर्तमान समय में उसके 15 गुना इस वाले पेपर में पास करे जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे 30,000 वैकेंसी है, तो इसमें प्रारंभिक स्टेज में कितने बच्चे पास किए जाएंगे, इसके 15 गुना। कितने गुने? 15 गुना। तो 15 तिरका 45, कितना? 4,50,000। 4,50,000 बच्चे पास होंगे अगर 30,000 वैकेंसी है तो, मतलब 15 गुना बच्चे, जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना बच्चे, ठीक है, क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद क्या है, इसका स्टेज 2, जो प्री में 15 गुना पास किए जाएंगे, वही बच्चे अपीयर होंगे पेपर दूसरे स्टेज में कंप्यूटर आधारित पेपर होगा, ये भी सीबीटी होगा। इसमें क्या है भाई, 90 मिनट रहेंगे, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का रहेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या है, अच्छा प्रारंभिक स्टेज का पेपर आपने देखा, जिसमें जीएस कितने नंबर का था? 40 नंबर का था। ये अभी कितने नंबर का हो गया? ये पूरे 50 नंबर का हो गया। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के 90 नंबर का आपका यही जीएस आ जा रहा है। तो एनटीपीसी क्वालिफाई करने के लिए आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज इसमें जगह बनाने में आप हो सकता है कि सफल ना हो पाए। लेकिन हम असफलता की बातें नहीं करेंगे। जब आप हमसे जुड़ गए, हमारे संतान से जुड़ गए हैं, तो आप समझ लीजिए सफलता आपके बहुत करीब है। बस आप हमें फॉलो करते रहिए और रेगुलरली नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए। फिर आप देखिएगा आपका आज से महीने 2 महीने के बाद स्तर कहाँ पहुंच गया है, आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे हमें। सामान्य जागरूकता यही आपने देख ही लिया है। उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, रीजनिंग, ये रीजनिंग का पोर्शन जो है आपका 35 नंबर का रहेगा। इसमें 35 प्रश्न आएंगे 35 नंबर के। इसके बाद वही तीसरा आपका सब्जेक्ट है गणित। ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रहता है, क्योंकि क्या है कि बच्चे जीके जीएस पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम पर, और रीजनिंग का भी लगाते रहते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स पे थोड़ा ध्यान दे नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या है ये कैलकुलेटिव रहता है, लोगों का जो है इस पे ध्यान नहीं रह पाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस के साथ साथ में मैथमेटिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और रीजनिंग तो सभी लोग करते ही हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स दोनों ही इक्वली जो है बैटेज है इनका दोनों का 35 नंबर का। तो ये 120 प्रश्न आएंगे 120 नंबर में। आगे देखिए इसमें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसका परीक्षा जो है इसकी 2024 में फॉर्म भरे गए थे, 24-25 में। इसकी पेपर भी हो चुके हैं, इसके पेपर हो चुके हैं। 2025 में इसकी वैकेंसी फिर संभावित है, क्योंकि 2025 का कैलेंडर आ चुका है, जिसमें सभी वैकेंसी, सभी रिक्तियां दोबारा आने की पूरी प्रबल संभावना है। कैलेंडर भी प्रस्तावित है। तो उसके लिए जो भी आरआरबी टेक्नीशियन के नए सिरे से जो नए अभ्यर्थी हैं जो अपीयर होना चाह रहे हैं 25-26 के लिए, तो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर सकते हैं अभी से। जुड़िए हमसे, क्योंकि क्या है रेलवे का मैक्सिमम सिलेबस लगभग 70-80% तक तो सभी एग्जाम में कॉमन है, सेम एक समान है, और कुछ जो भी अलग है उसका अलग बैच चलेगा, अलग आप पढ़ाई करेंगे। और वैसे रेलवे कभी भी नहीं देखता है कि ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है, इस स्तर का ग्रुप डी में पूछा गया, इस स्तर का जो है टेक्नीशियन पूछा गया। आज का तो दौर ऐसा है ना कि ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न आपका एनटीपीसी पूछ लेगा उसी स्तर का, उसी लेवल का, वही टॉपिक टच कर देगा, वही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेगा या थोड़ा हाई ले लेगा। हाई और मॉडरेट का कुछ नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके लिए वही इजी हो जाएगा, और आपने पढ़ाई थोड़ी कम की है तो मॉडरेट हो जाएगा, और आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और थोड़ी कम की है तो मॉडरेट हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो वो कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो पढ़ाई पे डिपेंड करता है आपने कितना अच्छे से रिवीजन किया, कितने अच्छे से पढ़ाई की है।
बस ये समझिए। बाकी तो तैयारी जो है आप अगर करेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें तैयारी 2025-26 के लिए आरआरबी टेक्नीशियन वाले जितने भी नए अभ्यर्थी हैं वो हमसे जुड़े और कम से कम समय में हाई क्वालिटी वीडियो और हाई क्वालिटी नोट्स के साथ हम आपके समक्ष पेश हो रहे हैं आज से, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी का और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहला ही वीडियो है और मान के लिए पहला ही डिस्कशन है हमारा। तो इसमें क्या है, सामान्य जागरूकता के अप्रोक्सीमेट 10% पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता में करंट अफेयर आ जाएगी आपकी, और जीके जीएस में 1-2 प्रश्न आपके राजनीति शास्त्र पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान साइंस से यहाँ पूछा जाएगा, वो भी जीके जीएस में भी काउंट हो जाता है। और भूगोल, इतिहास, ये सब जो है विषय पूछे जाते हैं। 10% रहते हैं, यहाँ से कर लेंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, जनरल इंटेलिजेंस मतलब वही रीजनिंग से 25% आएंगे, 25 नंबर के। और गणित में मैथमेटिक्स में 25 नंबर। सामान्य विज्ञान में 40% रहेंगे। और बाकी इनमें जो नंबर दे रखे हैं हमने इसके आगे, इनमें हो सकता है कि 2-4 नंबर का ऊपर नीचे हो जाए। वैसे तो अभी जो पेपर हुए हैं रिसेंट में, और उनके आधार पर औसतन अंक यही है कि जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उनके आगे यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देखिए आरआरबी जेई। हाँ, आरआरबी जेई का प्रारंभिक स्टेज का पेपर हो चुका है और इसका सेकेंड स्टेज का पेपर दूसरा पेपर जो है वो होने वाला है। हालांकि आरआरबी जेई आज की डेट में जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज तक आरआरबी जेई का रिजल्ट नहीं आया है प्रारंभिक स्टेज का। लेकिन इसका सेकेंड स्टेज का पेपर का डेट जो है, सेकेंड स्टेज के पेपर की डेट संभावित रूप से दे दी गई है आप सभी लोगों को। इसके लिए आप तैयारी में रहिए, रिजल्ट बहुत शीघ्र ही आने वाला है। और आप जो है सेकेंड प्रारंभिक स्टेज का आपने पेपर दे ही दिया है, तो आप लोगों को पूरी तरह से पता ही है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे, कितने नंबर के। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है जो लोग 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की। तो आप समझ लीजिए, इसमें CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, कंप्यूटर आधारित पेपर होगा आपका स्टेज फर्स्ट का। इसमें आपके 90 मिनट मिलेंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे 100। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है, मतलब 1/3। ठीक, और पाठ्यक्रम क्या इसका है भाई, सामान्य जागरूकता 15 प्रश्न आएंगे इसमें। सामान्य जागरूकता में करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एक आध क्वेश्चन सभी से उठा लिया जाता है, किसी से ज्यादा किसी से कम। ठीक, इसके लिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आरआरबी जेई का बैच जब चलेगा, इसका अभी मतलब आज से ही ये शेड्यूल हो जाएगा और आपको सूचना मिल जाएगी इसका बैच कब से आ रहा है और कब से चल रहा है। और बैच ये कोई पेड नहीं होगा, ये बैच मान के लो लगभग फ्री ही रहेगा, फ्री ही है। ठीक, इसमें आपको हाई क्वालिटी नोट्स और हाई क्वालिटी वीडियो के साथ आप पढ़ाई करेंगे। और जो आपके भाई बंधु पेड बैच से पढ़ रहे हैं और तुलनात्मक रूप से आप उनसे देखेंगे कि आपका कहीं इतना समय बर्बाद हो रहा हो, तो आप इसके लिए चिंता ना करें। वो लोग जो भी पढ़ के जा रहे हैं वो आप पढ़ के जा रहे हैं, और जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप पाएंगे कि आपने सही जगह चुनी थी, सही प्लेटफॉर्म चुना था जहां से अपनी तैयारी प्रारंभ की थी। और आप अंत में मतलब अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि आज थोड़ा पहले तैयारी शुरू कर दी होती। हालांकि इससे पहले तैयारी आपने शुरू ही कर दी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन हम जब से आपके लिए फैसिलिटी ला रहे हैं इसका पूरा लाभ उठाइए और जुड़िए। सामान्य जागरूकता में भाई 10-15% रहेंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग में 25% पूछे जाएंगे, और गणित में 30%, सामान्य विज्ञान 30% आएंगे। ठीक, सामान्य विज्ञान में यही तीनों पोर्शन रहते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के। स्टैटिक भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन आज का ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि जितने रेलवे की परीक्षाएं अभी रिसेंट में हुई हैं कुछ समय पहले, तो उसमें क्या है कि एनसीईआरटी जो हाई स्कूल की एनसीईआरटी होती है 10th की, उससे डिक्टो प्रश्न उठा लिए गए एकदम सीधे सीधे। अगर सीधे प्रश्न नहीं भी आए हैं तो आप ये समझिए कि कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए हाई स्कूल तक का। आपका कॉन्सेप्ट अगर हाई स्कूल तक का अच्छा है तो आप प्रश्न बना लेंगे। लेवल स्टैटिक वाला तो नहीं रह गया है, एकदम रट के चले गए और प्रश्न टिक करके चले आए। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि 30% में आपके 5-7-10% तक ऐसे आ जाते हैं लगभग, जो कि स्टैटिक ओरिएंटेड रहते हैं। और बुक आती है ना स्पीडी वाली, उसमें वन लाइनर रहते हैं, तो वन लाइनर वाला पूरी तरह से आप जो है निर्भर नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं प्रश्न आते हैं, 2, 4, 5, 10 प्रश्न 30 में से या 15 तक कई बार आ जाते हैं, तो आते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आते। लेकिन हाँ, अधिकतर प्रश्न जो है आपके अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं, इस पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और सही से स्टडी करके जाना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप जब पढ़ाई आपने शुरू
कर दिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटने का और आप लगे रहिए। स्टेज 2 आरआरबी जेईई में जो बच्चे पास हो जाएंगे, जो भी कंसीडर किए शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या है कि वही भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये भी इसमें क्या है 120 मिनट जो है मिलेंगे आपको पेपर के लिए। आप कहेंगे सर 120 मिनट ज्यादा मिल गए। नहीं, 120 मिनट ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें 150% होंगे। 150% में आपके 100 नंबर टेक्निकल एबिलिटी होगी। टेक्निकल एबिलिटी मतलब जैसे अगर मैकेनिकल वाला, अगर किसी ने मैकेनिकल से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन अपना मान लिया बीटेक किया है मैकेनिकल से, ठीक है, तो बीटेक मैकेनिकल वाला, उसमें पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगी इसमें 100 नंबर की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला अगर है, कोई सीएस वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, तो ये जो भी ब्रांचेज हमने बताई है आपको, अगर मैकेनिकल के यहाँ पे हो तो आपके लिए पूरा 100 का 100 नंबर का मैकेनिकल पूछा जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का अगर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है जिसने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, तो उसके लिए 100 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोई बंदा अगर है तो उसके लिए 100 नंबर क्या जाएगा, उसी का ब्रांच का पूरा पूछ लिया जाएगा। तो 100% जो है आपके टेक्निकल एबिलिटी के रहेंगे, आपकी ब्रांच से रहेंगे, क्योंकि आपने बीटेक में पढ़ाई होगा अच्छे से। इसके बाद में 50% जो है आपके जो आएंगे आपके जीएस से आ जाएंगे। इसमें 15% जो आपके रहेंगे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से रहेंगे। थोड़ा अच्छा लेवल के प्रश्न में आते हैं, क्योंकि क्या है आप टेक्निकल वाले हो तो आपको इसका काफी अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामान्य जागरूकता 15% आ जाएंगे। न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें, ठीक है। बुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोग मतलब बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन। बेसिक कंप्यूटर आपको आनी चाहिए कि बीटेक की हो आप, तो बीटेक की हो तो इसमें सब चीजें आपको एक सेमेस्टर तो कम से कम आप पढ़ते ही है बीटेक में कंप्यूटर का। कहीं कहीं ऐसा होता है फर्स्ट ईयर में ही बीटेक का पढ़ा दिया जाता है 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर में कंप्यूटर, कई बार सेकेंड सेमेस्टर में होता है, कहीं कहीं तो बाद में। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है किसी यूनिवर्सिटी में कैसे जो है इसको सिलेबस को रेगुलेट किया जाता है। हालांकि कुल मिलाकर 6 महीने मतलब एक सेमेस्टर तो कम से कम बीटेक वाला हर स्टूडेंट बीटेक कंप्यूटर पढ़ता ही पढ़ता है रेगुलर बेसिस पे। बाकी तो कंप्यूटर का सब काम रहते ही रहता है, कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट है, दूसरे काम है, तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें पूछी जाएंगी जो आपको लगभग आती होंगी। नहीं आती है तो हम लोग सही सटीक विश्लेषण के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसको अगर आपने सही पढ़ लिया और रिवीजन कर लिया तो आप निश्चिंत हो जाइए फिर इसके लिए कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, बाकी तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे यहीं से, ठीक। 10% आपके आएंगे पर्यावरण प्रदूषण से, भाई बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन का बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स होंगे वही पर्याप्त होंगे। अगर इसके अलावा कोई एडिशनल चीजें जरूरत पड़ेगी वो समय समय पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। इसके आगे देखिए आरपीएफ कांस्टेबल, इसका एसआई का पेपर हो चुका है और कांस्टेबल का अभी मार्च में चल रहा है, ये लगभग 20 मार्च तक चलेगा। बाकी ये इन बच्चों के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि इनके लिए तैयारी के लिए हम ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। हाँ, अगर अंत समय में अगर 2-4 वीडियो आ जाए तो आपसे कुछ लाभान्वित हो जाए। बाकी 2025-26 के लिए तो नया कैलेंडर प्रस्तावित है, उसके लिए आप तैयार होइए और हमसे जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और इसमें निगेटिव मार्किंग भाई 1/3 रहेगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का रहेगा, ठीक। पाठ्यक्रम क्या रहेगा इसमें, सामान्य जागरूकता 50% पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता में क्या आएगा आपका, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और ये पर्यावरण, ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं जैसा कि हमने अभी थोड़ा पहले एनटीपीसी में आपसे डिस्कस किया था। इसके बाद में रीजनिंग में 35% रहेंगे और अंकगणित में 35 रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे बढ़ते हैं। आरआरबी लोको पायलट, हाँ ये बहुत मतलब मोस्ट अवेटेड था, लोगों की बहुत क्वेरी आ रही थी। तो आरआरबी लोको पायलट जो है आपका प्री स्टेज का पेपर हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है और इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई है, कट ऑफ लगभग एवरेज है। एवरेज क्या करें तो 50 के आसपास है, 50, 55, 49, कहीं कहीं तो मिनिमम कट ऑफ पे भी क्वालिफाई हो गए कैंडिडेट। तो इसे प्री स्टेज में सभी जो जितने सफल हुए अभ्यर्थी हैं उनको स्टेज सेकेंड का जो पेपर होगा और उसका डेट भी आ चुकी है, वो मान चलो 19-20 मार्च से 2025 में अभी ये पेपर शुरू होने वाले हैं। तो आप लोको पायलट वालों के लिए हम बता दें कि 15-20 दिन जो बचा है आपके पास, मोटा मोटा 18-20 दिन बचे हैं। इतने समय में ही आरआरबी लोको पायलट स्टेज सेकेंड का संपूर्ण सिलेबस आपको हम चमत्कारी रूप से प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि ये असंभव सा कार्य कैसे पूरा होगा, आप देखते जाइए। बस जितना वीडियो और जितना कंटेंट हम आपको अवेल कराएं वो सबका सब आप
मतलब क्रीम की तरह चट कर जाइए बना के बढ़िया से। नोट्स बनाने का समय ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, इसमें जितना स्टेज सेकंड वाले बच्चे जो जा रहे हैं फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करके, वो पूरा वीडियो देख लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आप देखिएगा वहाँ काफी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी होगी और बाकी अभी यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। तो हाँ, इसका स्टेज फर्स्ट वाले तो जो बच्चे पेपर दे चुके हैं सब पता ही है कि 60 जो है मिनट मिलते थे। इसमें 1/3 में निगेटिव मार्किंग रहती है और एक प्रश्न 1 नंबर का। मतलब क्या है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 75, ठीक है। और आप कहोगे एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, नहीं, इसमें क्या है कि 60 मिनट में 75 प्रश्न पूछे जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तब ये जो है काउंट, जो नंबर जुड़ते हैं बनते हैं वो 100 में देखे जाते हैं। 60 मिनट में 75 प्रश्न रहेंगे, 75 प्रश्न का आपको पेपर मिलेगा, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट बनेगा वो आपका 100 में से बनेगा। मतलब क्या है कि 75 में से जितने पाए रहोगे उसको स्केल कर दिया जाएगा 100 पे, मतलब 100 में से नंबर बढ़ के आएंगे आपके। जिस रेशियो में आप जितना परसेंटेज आप पाए रहोगे 75 में से, उतना ही परसेंट आपके 100 पे दिखाया जाएगा। बस कुल मिला के समझिए। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो तब समझ ही गए, जानते ही हैं। बाकी जो लोग 25-26 वाले हैं उनके लिए समझने की चीज है, ठीक है। फिर जैसे सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में क्या है, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें और 20 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में और 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके गणित में और 25 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामान्य विज्ञान में। अच्छा, इसमें ये एग्जैक्ट नहीं है, कई बार 1-2 नंबर का जो है वेरिएशन हो जाता है कि इसमें 9 नंबर का पूछ लिया, 8 नंबर का, या इसमें 21-22 नंबर का हो गया, इसमें कई बार 18-20 नंबर या 22 नंबर का हो गया, तो 1-2 नंबर का वेरिएशन हो जाता है। लेकिन मोटा ऑन एवरेज औसतन आंकड़ा यही है, इसी आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। आरआरबी लोको पायलट के स्टेज सेकंड में देखिए इसका 100 क्या है, 150 मिनट मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे, 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है। जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, तो जिनको थोड़ी दिक्कतें हैं फिजिकल, तो उनके लिए 160 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट ज्यादा मिल जाएंगे। इसमें क्या 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, 1/3, 175 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मिनट मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3, 1/3। अच्छा, 175 प्रश्न जो है 2 भाग में बटे रहेंगे और ये पेपर एक साथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे दिन होगा, एक साथ ही होगा, एक ही कंप्यूटर पे एक सेम सेटिंग में रहेगा। मतलब क्या है कि आपका पहला पेपर हो गया या सेकंड पेपर हो गया और 2-4 मिनट के लिए आपको बैठा दिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि दूसरा पेपर, इसी का दूसरा भाग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए पार्ट ए, पार्ट और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है कि 90 मिनट मिलेंगे 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए, 90 मिनट मिलेंगे 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए। अच्छा, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक। इसमें 100 प्रश्न किस कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे इसमें, वो अभी हम देखते हैं आगे। लेकिन पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में 60 मिनट मिलेंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये समझिए सबसे बड़ी बात, ये क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग समझ रहे हैं आप, क्वालिफाइंग मतलब सिर्फ आपको 35% नंबर लाने हैं इसमें, सिर्फ 35% नंबर लाइए पार्ट बी में और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात आप समझिएगा, पार्ट बी में जो बंदा क्वालिफाई करेगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, पार्ट बी से जो बंदा क्वालिफाई करेगा उसी की इवैल्यूएशन, उसी का रिजल्ट बनेगा, उसी की कॉपी पार्ट ए वाली या पार्ट ए वाला सेक्शन जो है उसका रिजल्ट बनेगा। कहने मतलब समझिए, पार्ट ए का रिजल्ट बनेगा, इससे परसेंटेज वो बनेगी, कटऑफ बनेगी। पार्ट ए से कटऑफ बनेगी, पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, बस इतना समझिए आप। पार्ट बी में सिर्फ 35% नंबर ला देना है आपको। अगर आप 35% नंबर नहीं ला पाए तो आप समझ लीजिएगा आपका पार्ट ए देखा भी नहीं जाएगा और आपकी कटऑफ पार्ट ए से बनेगी। मतलब इसको पास करना है पार्ट बी को, पार्ट ए में कटऑफ बनेगी आपकी। इसी के आधार पर आप चयनित अगली स्टेज में जाएंगे, ठीक। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब साइको वाला पेपर होता है ना, तीसरा वाला, तो उसमें आप जाएंगे पार्ट ए के आधार पर। लेकिन पार्ट बी में, इसमें जाने के लिए आपको 35% कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे पार्ट बी में, बस क्वालिफाई हो जाएगा, पार्ट ए चेक हो जाएगा आपका, ठीक। तो पार्ट बी का सिलेबस क्या है वो अभी हम आगे देख लेते हैं और पार्ट ए का क्या है वो भी देखते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट ए का सिलेबस, ठीक। पार्ट ए का सिलेबस देखिए आप, पार्ट ए का सिलेबस क्या है, पार्ट ए का सिलेबस यही है, समान बुद्धि तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का, ठीक, और गणित का है, और मौलिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान मतलब मौलिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान एक ही बात है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, गणित और रीजनिंग का पोर्शन जो है वो कितने नंबर पूछा जाएगा बताइए, 100 नंबर का। इससे ही आपकी कटऑफ बनेगी, मतलब साइको के लिए जाने के लिए कटऑफ यही बनेगी, ठीक है। अब इसी ये वाला आपका चेक जब भी होगा या देखा जब भी जाएगा, कटऑफ आपकी तभी बनेगी जब आप पार्ट बी में पास हो जाएंगे। पार्ट बी वाला
वो आपके ट्रेड वाला है, टेक्निकल का एक तरह से। पार्ट बी में क्या क्या है देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी ब्रांचेज हैं आपकी डिप्लोमा में या बीटेक में, उससे संबंधित जो है आपकी ट्रेड्स ये दे रखी है नीचे, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। हमने इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से संबंधित जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी, जितने ट्रेड्स हैं आपकी डिप्लोमा या डिग्री में, उनसे संबंधित आपकी ये ब्रांचेस रहेंगी और इनको पढ़ना पड़ेगा आपको 35% मिनिमम। अगर ये आप यहाँ पास ना कर पाए तो आपका पार्ट ए में कि आप चाहे 90 नंबर ले आए, कोई मतलब नहीं है, बेकार है ये। पार्ट बी में आपको पास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, सिंपल बुक्स आती है मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर ली होगी आपने अभी तक तो, और आप पढ़ भी रहे होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपकी असिस्टेंस मिल ही रहा होगा। तो आप समझिए इसको बस पास करना है, ज्यादा इसमें हेडेक नहीं लेना। 35% नंबर आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि आप टेक्निकल वाले हैं तो इतना तो आपको आइडिया रहता ही है, आइडिया पहले से ही होगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन हाँ इसके लिए जागरूक रहना है, बिल्कुल आप इसको इग्नोर मत करते रहना कि लास्ट समय तक हमने पार्ट ए ही पढ़ा है और 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे भी हमने पार्ट को ध्यान ही नहीं दिया है। पार्ट बी को आपको ध्यान देना पड़ेगा जरूर, थोड़ा थोड़ा है नहीं, पर डे आधा घंटा 1 घंटे। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उससे संबंधित जितनी ब्रांचेस हैं अपनी, ठीक है, फिटर हो गई है, सभी चीजें हैं, वो सब चीजें हैं, मोटर व्हीकल है, ट्रैक मशीन है, ये सब चीजें हैं, इनमें जो है इससे संबंधित ये ट्रेड्स हैं। आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म अप्लाई किया होगा, तभी ये चीजें अपनी एक ट्रेड आपने सिलेक्ट की होगी। जो भी अपने ट्रेड अपनी सिलेक्ट की थी वहाँ पे, उससे संबंधित अपनी कोई बुक्स या नोट्स आपके पास रखे हैं टेक्निकल वाले, वो अपना रिवाइज कीजिए और सिलेबस को देख कर सही से पढ़ते जाइए और 35% नंबर आप आराम से ले आएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के उससे संबंधित जितनी ब्रांचेस हैं, ट्रेड्स दे रखी हैं, इससे संबंधित जो भी बुक्स हैं वो अपनी पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए अपने, जो भी आपके टेक्निकल के हैं। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात, जो भी स्टूडेंट्स CBT 2 में पार्ट ए, देखिए नोट में लिख रखा है हमने, इसीलिए लिख रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। CBT 2 के पार्ट ए में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 8 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट पार्ट बी में क्वालिफाई करेंगे उनकी कट ऑफ पार्ट ए के आधार पर बनेगी और जितनी भी रिक्तियां हैं उनके 8 गुना, ठीक है, जितनी रिक्तियां हैं उनके 8 गुना अभ्यर्थी ही अब क्वालिफाई होंगे। पहले कितने हुए थे? 15 गुने हुए थे, अब कितने क्वालिफाई होंगे? सिर्फ 8 गुने, ठीक, क्योंकि अब आप सिलेक्शन के नजदीक बढ़ रहे हैं, तो भीड़ भी छटनी चाहिए धीरे धीरे, है ना। ठीक, अब क्या है, फिर स्टेज थर्ड आ जाएगी। जो भी 8 गुना अभ्यर्थी रिक्तियों के पास किए होंगे वही अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड ये कोई डरावने वाली चीज नहीं है, साइकोलॉजी का पेपर होता है। इसमें क्या चित्र पे आधारित, ब्रिक्स के पे आधारित, क्यूब पे आधारित, ट्रैफिक पे आधारित डिफरेंट टाइप के सेक्शन रहते हैं और उस पे इसे बैटरी के रूप में बोला जाता है यहाँ पे, बैटरी के नाम से, तो वो आपको क्वालिफाई करना रहेगा। अब अगर इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है तो आपके इसके लिए ज़्यादा चिंतित ना हो। अभी आप पार्ट बी का जो है स्टेज सेकंड देख आइए, इसके बारे में भी हमको नया वीडियो बना देंगे, हल्का सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा जिससे वो पता लग जाएगा कैसे पेपर आते हैं। बाकी जो है इसकी लिंक भी दे रखी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप स्टेज सेकंड के बाद विजिट कर लीजिएगा और उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, क्या है नंबर नो नेगेटिव मार्किंग। स्टेज थर्ड में जो आपका CBT होगा ना, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना होगा? अच्छा, इसमें T स्कोर बनेगा, T स्कोर मिनिमम 42 मार्क लाना पड़ेगा आपको हर एक बैटरी में। मतलब क्या है, टेस्ट तो आपका एक होगा बट इसमें सेक्शन रहेंगे 4-5, हर एक सेक्शन में T स्कोर 42 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एक भी सेक्शन में 42 मार्क नहीं ला पाए तो समझ लीजिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में एक भी सेक्शन में डिस्क्वालीफाई हुए तो आप समझ लीजिएगा लोको पायलट की प्रारंभिक स्टेज, सेकेंड स्टेज और ये अभी तक का जितना भी आपका सफर रहा होगा ये कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अभी आप इसके लिए चिंतित ना हो, इसके लिए आप चिंतित अभी ना हो फिलहाल। अभी आपका टारगेट क्या है? टारगेट सिर्फ यही है कि पार्ट स्टेज सेकेंड के पार्ट ए और पार्ट बी में क्वालिफाई कैसे किया जाए और खासकर पार्ट ए में स्टेज सेकेंड के अच्छे मार्क कैसे लाए जाए और पार्ट बी को सिर्फ क्वालिफाई कर लें, हम इतना कर लें बस।
इतना आपको टारगेट रखना पड़ेगा। बाकी मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों से तैयार होगी जो कम से कम 42 या इससे अधिक अंक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में प्राप्त करेंगे। मतलब क्या है कि जो CBAT होगा आपका स्टेज 3 में, इसमें 42 इसमें जो है 42 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब ये अगर अधिक अंक प्राप्त करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अधिक अंक अगर आपने प्राप्त कर लिए इसमें इस बारी स्टेज 3 में, तो क्योंकि क्या है कि फाइनल सिलेक्शन में 30% अंक जुड़ने वाले हैं आपके फाइनल मेरिट में। क्योंकि क्या है, अंतिम मेरिट जो तैयार होगी आपकी ना, वो CBT 2 के पार्ट सेकेंड में प्राप्त अंक, इसमें जो है इसमें जितने भी अंक आप प्राप्त करेंगे उसके 70% लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे? 70% अंक लिए जाएंगे। तो इसलिए जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है। CBT 2 के पार्ट ए में प्राप्त अंक जो भी होंगे आपके, उसका 70% अंक लिए जाएंगे आपके। ठीक, और इसके बाद में जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसके मार्क जो है, जो भी आपने स्कोर किए होंगे, मिनिमम 42 तो चाहिए जितने भी हों, उसके 30% लिए जाएंगे। तो अब कुल मिला के आपका फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो है, सिलेक्शन लिस्ट ये तैयार होगी। अगर आपने सपोज पार्ट ए में CBT 2 में नंबर 70 प्राप्त किए हैं, पार्ट ए में CBT 2 में, तो इसका 70% निकाल लोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 0 से ये 0 उड़ गया, 7 49 मार्क आपका यहाँ हो गया 49। अगर आपने मिनिमम, अगर आपने यहाँ मान के लो 50 मार्क प्राप्त कर लिए CBT स्टेज 3 में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 मार्क, तो इसका कितना लिया जाएगा? 30%। ठीक है, 30% जब लिया जाएगा तो 0 उड़ गया ये, तो कितना आ जाएगा बताइए? 5 या 15 मार्क ये हो जाएंगे। 49 और 15 जोड़ दिए जाएंगे, यही आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर होंगे टोटल 49 और 15। 9 5 14 का 4 1 4 5 6 64 अंक बनेंगे आपके। 64 अंक आपके क्या होंगे? ये फाइनल मार्क होंगे आपके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इतने समय तक हमसे जुड़े रहे, आपने पूरा संपूर्ण वीडियो देखा है, आपने स्ट्रेटजी समझी है। ये हमारा जो है स्ट्रेटजी का पहला पार्ट था, और इसके बाद में, पहले पार्ट के बाद में अब सेकेंड पार्ट आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसका जितना भी सिलेबस है 20-25 दिन के अंदर हम कैसे कवर करेंगे, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, वो भी अगले वीडियो में, पार्ट सेकेंड में। उसके बाद क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे हमारे सभी के सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों, जहाँ भी आपका मतलब जो भी यहाँ भी ग्रुप आपने बनाया हो वहाँ पे शेयर कर दीजिए, इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। और कुछ लोग तो शेयर नहीं करते हैं, कई बार कहते हैं कि 4 लोगों को शेयर कर देंगे अपने पड़ोसी रिश्तेदार को, तो पता लगा उसका सिलेक्शन हो गया, तो फिर पता लगा हमारी उसके सामने क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी तुलना उससे होने लग जाएगी। मतलब ऐसी भावनाएं रहती होंगी कुछ लोगों के। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि क्या है, मिलजुल के पढ़िए और एक दूसरे का सहयोग लेते रहिए। ऐसी भावना जो रखता है उसका परिणाम भी वैसे ही रहता है। ठीक है, तो इसके लिए इसके लिए आप सभी लोगों को शेयर कीजिए, सभी लोगों को जोड़िए और मिलजुल के पढ़िए। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको जो भी नए अपडेट्स होंगे वो आपको यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक सभी एग्जाम के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई।